अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। अभी जो हमारी डिस्कशन होगी वो गोल्जी ऑपरेटर्स के हवाले से होगी, या आप लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में अपलोड कर चुका हूँ। साथ में मैंने जो साइटोप्लाज्म है उसके हवाले से भी डिस्कशन आप लोगों के साथ की है। गोल्जी ऑपरेटर्स के नोट्स देखते हैं मैंने क्या लिखा है और क्या आप लोग इसमें से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने गोल्जी ऑपरेटर्स के हवाले से लिखा है, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। मैंने आप लोगों को बताया है कि मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, या बल्कि ऑल ऑर्गेनेलीज, यू नीड टू रिमेंबर दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। तमाम ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आप लोग याद रखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा मैंने लिखा है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये पॉइंट खैर बार बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली पाया जाता है और वो है राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898। ये वाला नाम अक्सर सारी बुक्स में लिखा होता है, 9 से लेकर स्पेशली फर्स्ट ईयर में सारे प्रोविंसेस की बुक में लिखा है कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये इटालियन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो आप लोगों को कंट्री का नाम भी पता होना चाहिए और बंदे का नाम भी पता होना चाहिए, कैमिलो गोल्जी, और ईयर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1898 में डिस्कवर किया था, क्योंकि सब बुक्स में लिखा होता है। इस वजह से ये रट्टे वाला नहीं है, ये अल्टीमेटली आप लोगों को याद हो जाएगा। इस वजह से इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि डिस्कवर भी इन्होंने किया था। आगे मैंने नोट किया है कि दिस ऑर्गेनेली इज़ आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस, या हम इसको डिक्टायोसोम भी बोलते हैं इन प्लांट्स। अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है, एंड सो ऑन। हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हवाले से थोड़ी देर के लिए बातें कर लेते हैं। मैंने लिखा है कि गोल्जी ऑपरेटस इज मेड ऑफ बंडल ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड गोल्जी वेसिकल्स। जब आप लोग इसको सेल के अंदर देखते हैं तो आप लोग इसे फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। सपोज करते हैं फॉर वाइल में आप लोगों के सामने ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर का पूरा बंडल बना रहा हूँ या स्टेक बना रहा हूँ, इस एक स्टेक बोलते हैं बंडल को, इस एक फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी। तो लिखा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ऐसे फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टर्नी के बंडल को हम डिक्टायोसोम बोलते हैं। साथ में आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये गोल्जी ऑपरेटर्स का डायग्राम बन गया। आगे जाके मैं आप लोगों को इसका पिक्चर दिखाऊंगा। आगे मैंने नोट किया है कि अ सेल में हैव मैनी इवन हंड्रेड्स ऑफ दीज स्टेक्स। आपको ये बता रहे हैं कि किसी सेल के अंदर ऐसे जो बंडल्स मौजूद होंगे ना सिस्टर्नी के, वो एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं और हंड्रेड्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो सेटअप आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा हो। आगे डिस्कस किया है कि a Golgi stake has distinct structural directionality with the membrane of cisternae on opposite side of the stake differing in thickness and molecular composition। लिखा है कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है या गोल्जी ऑपरेटस होता है, इनके दोनों साइड्स को अगर देखा जाए, मेम्ब्रेन के इस वाले साइड को और मेम्ब्रेन के इस वाले साइड को,
तो लिखा है ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? स्पेशली इनका जो मेम्ब्रेन होता है इस डायरेक्शन की तरफ और इसका जो मेम्ब्रेन होता है इस डायरेक्शन की तरफ, उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है या केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है, और उसका जो थिकनेस होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। सो एक साइड पे नेचर अलग होगा और दूसरे साइड पे नेचर अलग होगा। इसी वजह से the two sides of Golgi stack are referred to as cis phase and trans phase। इसी वजह से आप लोग बोलेंगे कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी बॉडी का या इस पूरे के पूरे बंडल का जो एक साइड होता है, स्पेशली ये वाला साइड होता है, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये न्यूक्लियस के टुवर्ड्स होता है, तो चूंकि न्यूक्लियस के टुवर्ड्स है इसको सिस फेस कहा जाता है। और अगर ये न्यूक्लियस से अवे होता है तो इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, ट्रांस अपोजिट को बोलते हैं। सो ये अपोजिट न्यूक्लियस से अवे पाया जाता है। लिखा है कि these acts respectively as the receiving and shipping departments of the Golgi apparatus। लिखा है कि सिस स्पेस जो है ये रिसीविंग एंड के तौर पर एक्ट करता है। इसका मतलब वेसिकल्स इसकी तरफ आ रहे होते हैं, ये उसको वेलकम कर रहा होता है। और जो ट्रांस फेस होता है, लिखा है कि ये शिपिंग डिपार्टमेंट है, शिपिंग एंड है। इसका मतलब यहाँ से पार्ट्स जो है वो स्प्लिट कर रहे होते हैं, पार्ट्स बर्ड हो रहे होते हैं। सो वेसिकल्स यहाँ आएंगे, रिसीव होंगे, और यहाँ से आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो वेसिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वो स्प्लिट होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने ये दो बातें सिंपल यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट में ऐड कर दी है ताकि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसका आइडिया हो जाए। तो लिखा है टू फेसेस ऑफ द सिस्टर्नी कौन कौन से है? एक इसका जो फेस है वो है सिस फेस, और दूसरा इसका जो फेस है वो है ट्रांस फेस। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं और ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। सिस फेस में मैंने आप लोगों को बताया वेसिकल्स आ रहे हैं, उसको वेलकम किया जा रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ट्रांस फेस से यहाँ पर वेसिकल स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैच्योर हो रहा है। इसके साथ मैंने डिस्कस किया है कि सिस फेस इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ऊपर न्यूक्लियस है तो उसको ये कहा जाता है, और ट्रांस फेस आप लोग बोलेंगे कि लोकेटेड होता है अवे फ्रॉम टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। इसका स्ट्रक्चर वैसे कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी नहीं है, लेकिन फंक्शन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोल इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो रोल आप लोगों ने गौर से यहाँ पर सुनना है। हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल पढ़ना है, फिर मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाता हूँ। मैंने लिखा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर मोस्ट एबंडेंट इन सिक्रीटरी सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मसल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जब आप लोग लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम आप लोग पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोग नोट करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सिक्रीटरी सेल्स में। सिक्रीटरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स वगैरह बना रहे होते हैं, जो कि सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। स्पेशली ग्लैंड्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक्टिव सेल्स है, ये हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। जो एंजाइम्स जिन्होंने बनाने हो, प्रोटीन एंजाइम्स, उसमें आप लोग बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा हर हाल में, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसके ऊपर स्टार लगाएंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, it is responsible for the collection, packaging and distribution of molecule inside the cell। सिर्फ और सिर्फ ये सिक्रीशंस में नहीं इन्वॉल्व होता, बल्कि अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को रिसीव करता है, फिर उसको पैक कर रहा होता है, और पैक करने के बाद उसको हम क्या कर रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। आप समझिए सेल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इसी वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आप लोग बाकायदा ये पेपर में लिख सकते हैं
कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल या आउटसाइड, तो इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम में समझाऊंगा। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये बात मैं डिफरेंट अंदाज में आप लोगों को समझाऊंगा अभी। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन आप लोग देख ले ये कहाँ बनते हैं। प्रोटीन आप सबको पता है राइबोसोम्स के ऊपर बनते हैं, लेकिन उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है कहाँ पर, आप लोग बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्रोटीन बनेंगे राइबोसोम के ऊपर, लेकिन उनमें जो चेंजेस लेके आने होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है इसी पॉइंट को चेंज करके कि दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आप लोग देखिए ना, ये प्रोटीन राइबोसोम के ऊपर बन गया। ये प्रोटीन जैसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आता है तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करवा दिए जाते हैं एंजाइम्स की मदद से। तो जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे, इससे बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अब एक ऐसे मॉलिक्यूल को जो द डिफरेंट क्लास ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और ये किसने बना दिया, आप लोग बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तभी ये बन गया। सो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना रहा होता है। या आप लोग दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं ऐड करता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों आप लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब प्रोटीन के साथ लिपिड्स ऐड हो या कार्बोहाइड्रेट। कौन ये ऐड करवा रहा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये ऐड करवा रहा होता है। या आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कर रहा होता। अगर आप लोग देख ले तो ये तकरीबन ऊपर वाले सारे सेंटेंसेस मॉडिफिकेशन के हवाले से है। ये चीज़ों को सिंथेसाइज भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लोग सेल डिवीज़न पढ़ रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो आप लोग बोलते हैं कि सेल डिवीज़न के दौरान वहाँ पर क्या बन रहा होता है, सेल वॉल बन रहा होता है। स्पेशली जब साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, सेल वॉल जब बनता है तो उसके अर्लियर स्टेज को हम फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जामिनर अगर इनकेस पूछता है कि फ्रेगमोप्लास्ट के कंटेंट्स कहाँ से आते हैं, सेल वॉल का जो सिंथेसिस है वो कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलेंगे इसके कंटेंट्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आते हैं। स्पेशली जो नॉन सेलुलोज कंटेंट्स होते हैं, नॉन सेलुलोज मीन सेलुलोज के अलावा जो चीज़ें होती है वो कौन सिक्रीट करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करता है और सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, सो सेल वॉल सिंथेसिस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। फिर ऊपर वाला पॉइंट मैंने लिखा है इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन हार्मोन सिक्रीशंस, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है और आगे समझा देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। जब मैं आप लोगों को लाइसोसोम का रोल समझाऊंगा तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि लाइसोसोम कहाँ से बनता है, कहाँ से इमर्ज होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इमर्ज होता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो बनते हैं उसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर, और जो उसका मेम्ब्रेन होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आता है। इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे कि इट आल्सो ऐड सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं समझा देता हूँ अभी। ये डायग्राम है। डायग्राम में अगर आप लोग इनकेस देखेंगे सो ये आप लोगों को सेक लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस एक एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, सिस्टर्नी नाम हम इसको देते हैं। ये जो सिस्टर्नी है ये इस साइड पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसके इस वाले साइड को हम सिस फेस बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स है, और जो अवे है उसको हम ट्रांसफेस बोलते हैं। होता क्या है आप लोग डिस्कस करेंगे कि सिस फेस से के टुवर्ड्स कुछ वेसिकल्स आते हैं। ये वेसिकल्स आप लोग देख ले यहाँ पर यूनाइट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। इन वेसिकल्स के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, ये अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं।
ये प्रोटीन यहाँ पर इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होके आप लोग देख ले यहाँ से स्प्लिट कर जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ना कि पार्ट्स यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। अब अगर इनकेस ये हार्मोन हो तो ये सीधे सेल मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स जाके बाहर रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगर ये लाइसोसोम हो तो ये सेल के अंदर रहेगा। ये आप लोग डिस्कस करेंगे। कोई और ऑर्गेनेली हो तो ये सेल के इनसाइड रहेगा। सो ये वेसिकल्स है और ये पूरे का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर चूँकि वेसिकल्स ऐड हो रहे हैं तो इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं तो इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये वेसिकल्स जब आगे जाके सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स जाते हैं ना तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और जब अटैच हो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन के पास एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ऐड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रोल जो मैंने आप लोगों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बताया है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसको डिफरेंट अंदाज में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहे वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो मेरे ख्याल में आसान है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग अगर मेरी लेना चाहे KPK बुक की तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे, उसके अंदर मैं कोई और ऑर्गेनेल एक्सप्लेन करूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।